ऐसा लगता है कि पंडा फोन पे बात करते रहता है भगवान से कि कौन से दिन कहाँ मिलेगा। हमारे दिमाग में डाला जाता है शनिवार है हनुमान जी की तरफ चले जा, मंगलवार है शंकर भगवान की तरफ चले जा, गुरुवार है फलाना लक्ष्मी की तरफ चले जा, इतने बजे जाना, इतने बजे मंदिर में जाना, इतने बजे पूजा करना। बिरसा मुंडा ने बोला मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता हूँ जो ब्राह्मणों की मानता है। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है आदिवासी मुक्त भारत। जो इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं उसका दूसरा मतलब होता है आदिवासी मुक्त भारत, यानी बगैर आदिवासियों का देश। जिस दिन आदिवासी वनवासी हो जाएगा उस दिन दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक स्वर्गवासी हो जाएंगे। 1993 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव भेजा जिसमें लिखा है कि भारत में आदिवासी रहते ही नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि भारत में आदिवासी नहीं है और भारत के आदिवासी नागरिक भी नहीं। तो इन लोगों ने आपकी पहचान को भी खत्म कर दिया, आपकी नागरिकता को भी खत्म कर दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि बाबा साहब ने संविधान में आदिवासियों को डिफाइन नहीं किया। यह बात गलत है। इस देश में एक अलग माहौल बनाया जा रहा है। जिसका यह देश है उस देश का 7/12 ही बदल रहे हैं लोग। उस देश का मालिक आदिवासी है यह बात को मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक रणनीति और अपना रहे हैं, आदिवासियों को वनवासी बोल रहे हैं। यह बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस दिन आदिवासी वनवासी हो जाएगा उस दिन दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक स्वर्गवासी हो जाएगा। ये कर तो रहे आदिवासियों के साथ, लेकिन इनका टारगेट दलित भी है, ओबीसी भी है, अल्पसंख्यक भी है। पहले आदिवासी मरेगा लेकिन बाकी सब लोग वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। धीरे धीरे मरेंगे लेकिन मरेंगे सब। यह बात पहली है। दूसरी बात यह है कि पूरे देश में जितने आदिवासी सांसद थे, जितने दलित सांसद थे, जितने ओबीसी के सांसद थे, किसी को नहीं लगा कि यह मुद्दा पार्लियामेंट में उठाना चाहिए करके। इस मुद्दे को दबाया गया। 93 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, राम मंदिर का मुद्दा खड़ा हो गया। उसके पहले राजीव गांधी को मारे, बॉम्बे ब्लास्ट हुआ। उसी दरमियान भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में चुपके से यह स्टेटमेंट दे दिया कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संविधान है जिसमें आदिवासियों के लिए विशेष अधिकार है, जिसको इंडिजिनियस पीपल राइट्स बोलते हैं। मूल निवासी होने के अधिकार है, उसमें विशेष प्रावधान है कि आदिवासी क्षेत्र में सरकार भी अपने प्रोजेक्ट को नहीं लॉन्च कर सकती है जब तक आदिवासियों की ग्राम सभा उसको मान्यता ना दे। वहां ग्राम सभा का उल्लेख वैसा नहीं है, वहां विलेज ऑफ इंडिजिनियस पीपल लिखा हुआ है। यह मुद्दा इसलिए उपस्थित कर रहा हूं क्योंकि यह आपको खत्म करने वाला मुद्दा है। यह इतिहास हो जाएगा कि यहां के राजा थे, हमारे पहले अहिरी के राजा थे, नागपुर के राजा थे, आदिवासी राजा था, फलाना राजा था, यह बोलने के लिए रह जाएगा। क्योंकि अब जो तुम्हारा बच्चा पैदा होगा वो आदिवासी नहीं रहेगा। ये पहले समझ लो। तुम जो सोच रहे हो, जो तुमको आज आरक्षण है, आप अनुसूचित जनजाति के करके नहीं है, आप आदिवासी हो करके है। आपको 5वीं अनुसूची के अधिकार मिले हैं, आपको जमीन पे प्रोटेक्शन मिला है, आप अनुसूचित जनजाति के हो करके नहीं, आप आदिवासी हो करके मिला है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की जो डिबेट हुई, जयपाल मुंडा ने जब यह प्रश्न उठाया कि आदिवासियों को आदिवासी बोला जाए, तो बाबा साहब ने उसका इंटरप्रिटेशन किया कि आदिवासी, पूरे देश के आदिवासियों को एक जगह लाने के लिए अनुसूची बनाई गई है जिसको शेड्यूल बोला गया है। उसका हिंदी में अनुवाद गलत हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। बाबा साहब ने बोला टू कंसोलिडेट, टू मेक कंसोलिडेट द ट्राइब्स ऑफ इंडिया, ऑल ट्राइब्स ऑफ इंडिया।
आई एम फ्रेमिंग ए शेड्यूल टू डिफाइन देम हु आर आदिवासीज। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने उनको शेड्यूल ट्राइब बोला। लोगों ने आरोप लगाया कि बाबा साहब ने संविधान में आदिवासियों को डिफाइन नहीं किया। यह बात गलत है। बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान रखने के पहले संविधान पूर्व बहस में, जिसको प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट बोलते हैं, उसमें बाबा साहब ने रखा, जिसको 2011, 2010, 11 में सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया कि आदिवासी ही देश के मूल मालिक है और वो प्रथम नागरिक है। साथियों, आदिवासियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट बोलने के बाद भी गवर्नमेंट नहीं मानती है। इस देश की व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था है। यहां संविधान बनाया बाबा साहब ने। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है। कोई कोर्ट नहीं है भारत में। सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बावजूद भारत सरकार यह मानने को तैयार नहीं है कि आदिवासी इस देश के मूल मालिक है। हमारे बैल सांसद जाते पार्लियामेंट में और चुपचाप बैठते हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं और चुपचाप काम करते हैं वनवासी करके। अबे तेरे अंदर का बाबूराव शर्माके का खून मर गया क्या? टंट्या भील का खून मर गया क्या? बिरसा मुंडा का खून मर गया क्या? गुंडा धुर का खून मर गया क्या? बाबा साहब का खून मर गया? क्या बात है रे भाई? तेरे साथ तेरी आने वाली पीढ़ी को भी खत्म करने का षड्यंत्र देख रहा है और तुम बंदर जैसे चुपचाप बैठ के देख रहे हो कि क्या चल रहा है देश में। ये इसलिए बोल रहे हैं कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। भाग्यश्री ताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्योंकि भारत विश्व में पहला देश है जिसने बोला है कि हमारे पास लैंड बैंक है। पैसे की बैंक नहीं, जमीन का बैंक है। और ये जमीन की बैंक किसकी है? ये किसकी जमीन के भरोसे बात कर रहे हैं? ये आदिवासियों की जमीन के भरोसे बात कर रहे हैं। कोई ताली वाली मत बजाओ। ये आपकी जमीन को बोल रहे हैं ये लैंड बैंक है। अभी आपके पास 25 एकड़ है, 10 एकड़ है, 15 एकड़ जमीन है। जिस दिन बोल देंगे भारत में आदिवासी नहीं रहता है, ये बात अप्रूव्ड हो गई, तो आपकी जमीन जिसका कानून बनाया गया था बिरसा मुंडा के आंदोलन की वजह से, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतने लोग नहीं मारे गए जितने बिरसा मुंडा के आंदोलन में मारे गए। जमीन की लड़ाई थी वो। बाबूराव शर्माके की भी लड़ाई जमीन की थी। अहिरी से उस तरफ रामाकुंडम, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, आदिवासी औरतों को ब्लाउज नहीं पहनने दिया जाता था। अपना छाता नहीं ढाक सकते थे वो ढाकने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि व्यवस्था ब्राह्मणवादियों के हाथ में थी। राजा भले आदिवासी था। उस व्यवस्था में बाबूराव शर्माके का संघर्ष शुरू हुआ। उस व्यवस्था में अगर ब्राह्मण ने मर्डर भी कर दिया तो उसको सजा का प्रावधान नहीं था। यह मनुस्मृति का कानून है। लेकिन जब आदिवासी विद्रोह हुआ, उस विद्रोह के बाद में यहां पर आदिवासियों को एक नाम दिया गया जो विश्व के किसी आदिवासियों को नाम नहीं दिया गया। उसका नाम है क्रिमिनल ट्राइब। गुनेगारी जमात। हमारा राजा भी था तो उसको भी क्रिमिनल ट्राइब बोला गया है। आदिवासी का बच्चा पैदा होते से क्रिमिनल ट्राइब है। आज भी बाबूराव शर्माके का नाम शहीदों की लिस्ट में नहीं है, क्रिमिनल ट्राइब की लिस्ट में है। क्रिमिनल ट्राइब को शहर में जाने का कोई अधिकार नहीं था। अगर क्रिमिनल ट्राइब को किसी ने मार दिया, गुनेगार जमात के आदिवासी को किसी ने मार दिया, तो उस पर केस नहीं लगती थी। यह कानून था। राजा अपने थे लेकिन कानून दूसरों का चलता था। हमारे लोगों को इस क्षेत्र को दंडकारण्य बोलते हैं। दंडकारण्य का मतलब यह होता है कि जिनको सजा दी जाती थी उनको इस क्षेत्र में रखा जाता था। आज भी किसी को ट्रांसफर करना है
कोई ऑफिसर ज्यादा वहां पर ये कर रहा है तो उसको गढ़चिरौली भेज देते हैं, अहिरी भेज देते हैं, आलापल्ली भेज देते हैं। ये कौन सी जगह है सजा देने के लिए, जिसको ओपन प्रिजन बोलते हैं, खुली जेल, खुली जेल यानी गढ़चिरौली। इस संघर्ष को अंजाम दिया था उस वक्त बाबूराव शेड़माके ने। बाबूराव शेड़माके अपने जमींदारी को छोड़ा, गोंड को साथ में लिया, माड़िया को साथ में लिया, दलित को साथ में लिया, ओबीसी को साथ में लिया, मुस्लिम पठान को साथ में लिया और आंदोलन छेड़ा। बाबूराव शेड़माके के आंदोलन ने ये जो पश्चिमी क्षेत्र है चंद्रपुर तक, वहां के दलित के पास, आदिवासी के पास, ओबीसी के पास, मुस्लिम के पास जो जमीन आई है वो बाबूराव शेड़माके के आंदोलन की वजह से आई है। उस आंदोलन के बाद ही तुमको सरकार ने जमीन के पट्टे दी। 1911 के पहले के रिकॉर्ड चेक कर लो। तुम्हारा भगवान कौन है? कौन से भगवान ने तुमको जमीन दिया? किनके आंदोलन की वजह से तुम्हारे हाथों में जमीन आई? उस वक्त तो आरक्षण नहीं था, उस वक्त कोई नौकरी के साधन नहीं थे, सिर्फ मजदूरी करते थे लोग। उसका साधन जिंदा रहने का यानी जमीन ही थी। वो जमीन भी हमारे पास से अब जाने वाली है। ये एमएलए भी रहेगा, मिनिस्टर भी रहेगा, क्लास 1 अधिकारी भी रहेगा, कलेक्टर भी रहेगा, तो उसका बच्चा आदिवासी नहीं रहेगा। इतना बड़ा षड्यंत्र आदिवासियों के खिलाफ में इस देश में हो रहा है। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है आदिवासी मुक्त भारत। जो इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, उसका दूसरा मतलब होता है आदिवासी मुक्त भारत, यानी बगैर आदिवासियों का देश। जब तक इस देश में आदिवासी है, इस देश का नाम कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि उसका भूमालक आदिवासी है। ये आदिवासियों को ही हटाना चाहते हैं, इसमें कोई बचने वाला नहीं है। हमारे लोग कभी बोलते हैं ये एमएलए ने काम नहीं किया, वो एमएलए ने काम नहीं किया, वो देख नहीं रहा। ये तो छोटी बात है। ये देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बोल दी कि 75,000 बोगस को नौकरी से नहीं निकालेंगे। 75,000 बोगस को नौकरी से नहीं निकालेंगे, ये स्टेटमेंट दिया तो हमारी आंख खुल गई। ये तो गलत बोल रहा है। तो पहला सवाल तो ये है, ये 75,000 बोगस आदिवासी कैसे बने? इनके पास सर्टिफिकेट किसने दिया? इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। एक ऐसा आदमी जो तुम्हारी सर्टिफिकेट लेता है, जाति का दूसरा प्रमाण पत्र बना के झूठा प्रमाण पत्र बनाता है, ऐसे, और वो तुम्हारे नौकरियां लेता है, उसका उपभोग करता है, ऐसे आदमी को तुम लोग बोगस आदिवासी बोलते हैं। लेकिन तुम्हारे समाज में ऐसा आदमी भी है जो तुम्हारा ही आरक्षण लिया है, कलेक्टर बना है, मिनिस्टर बना है, आमदार बना है, जिला परिषद सदस्य बना है, डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, और समाज के बारे में नहीं सोचता है। तुम्हारा ही आरक्षण लिया है, तुम्हारा ही भाई है। अगर वो बोगस आदिवासी है तो ये गद्दार आदिवासी है, जो तुम्हारे समाज के बारे में नहीं सोचता है। थोड़ा पढ़ लिख लिया तो नागपुर भगता है, शहर में जाता है, बड़ा बंगला बनाता है, टीवी और बीबी में रह जाता है। उसको समाज से कोई लेना देना नहीं है। एक आध बार चंदा दे दिया तो उसको ऐसा लगता मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। अबे तेरा बच्चा आदिवासी नहीं रहेगा। अपनी औकात थी क्या यहां बात करने की? जब तुम आदिवासी ही नहीं रहोगे तो तुम्हारा क्या होने वाला है, थोड़ा सोचना शुरू कर दो। तुम्हारी पहचान खत्म, तुम्हारा अस्तित्व खत्म। जैसे अंडमान निकोबार में आदिवासियों को देखने जाते ताई और ऐसे ब्रेड के टुकड़े फेंकते हैं, वो बच्चे बिगर कपड़े पहने नंगे हमारे आदिवासी लोग आते हैं सामने, जैसे जानवर को रोटी देते हैं। उसको म्यूजियम बोलते हैं, आजाद घर बोलते हैं, कि बताते देखो ये ऐसे आदिवासी है।
ये गढ़चिरौली में भी चल रहा है। गढ़चिरौली में आदिवासियों के नाम पर इंटरनेशनल फंड आता है। आदिवासी को मालूम ही नहीं कि उसके नाम पे कौन फायदा उठा रहा है। जितने आदिवासियों के संगठन गढ़चिरौली में नहीं है, उतने यहां पर एनजीओ है गैर आदिवासियों के। वो कमा रहे आदिवासी को दिखा दिखा के। मैं मुद्दे से हटके बात कर रहा हूं। 13 साल की आदिवासी लड़की अपने हाथ में बंदूक पकड़ दिए, टीवी पे दिखाता है कि यह नक्सली थी, यह लड़की को मारा गया है, यह इसकी उम्र 13 साल है। समाज का कोई आदमी उसके बारे में बात नहीं करता कि आखिर क्या बात है, यह 13 साल की लड़की ने अपने हाथ में बंदूक क्यों पकड़ी। कौन सा समाज है तुम्हारा? कौन है तुम्हारे समाज का चालक पालक और मालक? किसके इशारे पे चलते हैं आप? कौन सी व्यवस्था है तुम्हारे पास? यहां का बौद्ध भाई डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का लिखा हुआ ग्रंथ अपने बच्चे के हाथ में देता है, जिसको बुद्ध और उसका धम्म बोलते हैं। उनका बुद्ध विहार चलता है, उनके स्कूल चलते हैं, भिक्खु काम करते हैं।